हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का चैप्टर सेकंड का थर्ड वीडियो। चैप्टर सेकंड का आपका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उसका थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इसका फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो पहले आ चुका है। अगर आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो को, उसके बाद आप क्या देखेंगे, थर्ड वीडियो को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। तो यहाँ थर्ड वीडियो में हम जो पढ़ेंगे मांग की लोच की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यानी मांग की लोच की जो 5 श्रेणी है, पहला श्रेणी है आपका पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा श्रेणी है आपका अधिक लोचदार मांग, तीसरा श्रेणी है आपका इकाई के समान लोचदार मांग, चौथा है बेलोच अथवा कम लोचदार मांग और लास्ट श्रेणी है आपका पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, यानी इसकी जो लोच की जो श्रेणियां है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्रेणी है आपका पूर्णतया लोचदार मांग। ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, यानी किसी को वस्तु का कीमत ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है और उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, यानी उसका मांग कभी उसमें खूब चेंजिंग हो जाता है, कभी खूब उसका मांग बढ़ जाता है, कभी खूब घट जाता है, उसी को कहता है कि अनंत परिवर्तन हो जाए। तो उस वस्तु की मांग को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग, यानी परफेक्ट इलास्टिक यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं इसको। ठीक है, और इस प्रकार की मांग काल्पनिक होती है। ये क्या है, काल्पनिक मांग है और ये व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पूर्णतया लोचदार मांग कैसा मांग है, काल्पनिक है या फिर वास्तविक है, काल्पनिक वास्तविक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या देना है, काल्पनिक है। यानी पूर्णतया लोचदार मांग जो है वो कौन सा मांग है, काल्पनिक मांग है और ये व्यवहारिक जीवन में यानी हम लोग जो जीवन जीते हैं वे व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ एक ग्राफ के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि पूर्णतया लोचदार मांग जो है वो कैसे, मतलब एक तरह से उसको ग्राफ में ड्राइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है वस्तु की मात्रा कहाँ से, मतलब ओ से Q1 हो गया, ठीक है, और फिर Q1 से Q हो गया, फिर वस्तु का मात्रा बढ़ करके Q2 हो गया। लेकिन यहाँ जो कीमत है, वस्तु का कीमत जो है वो कीमत जो है एक ही लाइन में है, मतलब इसका कीमत जो है ऊपर जो है कीमत यानी OY जो है वह किसको दर्शाता है, OY ये कीमत को दर्शाता है और ये वस्तु की मांग को, OY में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन वस्तु की मांग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। Q1 से Q हुआ है, उसके बाद Q से Q2 हो गया, लेकिन इसका प्राइस जो है कीमत ये P में ही है, ये P से आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार ये आगे नहीं बढ़ा। वही बात कर रहा है कि मतलब एक तरह से कीमत जो है वो फिक्स है लेकिन उसकी मांग में मतलब डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। जैसे कि ग्राफ में आपको बता रहा है कि जैसे चित्र में OX रेखा पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाता है। ये जो OX रेखा है ये यहाँ से O है, ये X है, ये OX जो लाइन है ये एक तरह से वस्तु की मांग की मात्रा को मतलब दर्शाता है। ठीक है, तथा OY वस्तु की कीमत को, ये OY जो है OY ये वस्तु की कीमत को दर्शाता है। उपरोक्त चित्र यानी DD जो है ये रेखा है, ठीक है, ये DD रेखा है, ये D जो रेखा है और उपरोक्त चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत OP, वस्तु की कीमत क्या है, OP है ना, यहाँ से OP है, वस्तु का कीमत यहाँ से OP है। ठीक है, और OP में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग जो है DD Q1 से तथा QO हो गई, यानी Q1 से, यानी एक तरह से कीमत में कोई चेंजिंग नहीं हुआ लेकिन इसका मांग क्या हो गया, बढ़ गया, एक तरह से उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। अब ये सूत्र है, यानी सूत्र बराबर जो दिया है आपका ED बराबर इन्फिनिटी। देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये निकालने का, यानी लोच एक तरह से लोच जो निकालने का फॉर्मूला होता है ED निकालने का, यानी इलास्टिक डिमांड यानी मांग की लोच जो निकालने का फॉर्मूला होता है ED बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद कीमत में परिवर्तन, उसको भाग देते हैं कीमत से, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे कि ED बराबर हो जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, डेल जो है किसको दर्शाता है, प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है, डेल D यानी डिमांड में यानी मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन यानी डेल P यानी प्राइस में परिवर्तन। डेल D का मतलब हो गया डिमांड में चेंजिंग, डिमांड में परिवर्तन प्रतिशत के रूप में। ठीक है, और डेल P का मतलब क्या हो गया कि प्राइस में यानी कीमत में परिवर्तन प्रतिशत के रूप में। ये ED निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ED बराबर क्या होता है कि मांग में जो परिवर्तन होता है वो होता है, मान चलिए मांग में परिवर्तन होता है 20%, यानी मांग जो बढ़ रहा है ना, इसमें तो चेंजिंग हो रहा है, इसका ग्राफ तो आगे बढ़ रहा है, तो मांग में परिवर्तन मान चलिए 20% हो गया। ठीक है, लेकिन जब प्राइस है, प्राइस तो एक ही जगह फिक्स
फिक्स है, प्राइस तो एक ही जगह बैठा हुआ है, इसका तो रेंज आगे नहीं बढ़ा है, इसका रेंज इस प्रकार तो आगे नहीं बढ़ा है, तो जिसका जो इसका परिवर्तन कितना हो जाएगा 0% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0%, इसको मान लिए। ठीक है, ये 20% जो हम माने इसको मान लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये हम आपको सूत्र समझाना है, समझ लिए, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ये 20% हम क्या माने, वस्तु की मांग में परिवर्तन मांगे प्रतिशत के रूप में, और 0% इसमें जो होता है ये यहाँ आपको लाइन ही करा है कि इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 0 बटे क्या ले लिए, यानी 20% बटे क्या ले लिए, 0 ले लिए। ठीक है, ये प्रतिशत कर लिया तो क्या हो जाएगा 20/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20/0, यानी एक तरह से आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे समथिंग बाय 0। यहाँ ये रिजल्ट क्या आया, ईडी बराबर क्या आया, रिजल्ट ईडी बराबर आपका रिजल्ट आया 20/0। ठीक, और आप मैथमेटिक्स से पढ़े हैं कोई भी चीज़ को अगर 0 से भगा देते हैं, यानी समथिंग बाय कुछ भी, समथिंग यानी किसी भी चीज़ को अगर 1/2, 1/0 या फिर समथिंग 1,00,000/0 अगर करेंगे तो वो आएगा आपका इन्फिनिटी के रूप में आएगा। आपका ये मैथमेटिक्स का रूल है, किसी भी मतलब चीज़ को, किसी भी संख्या को, किसी भी समथिंग जो भी आप लीजिए, करोड़, लाख, अरब, खरब जो भी लीजिए, उसको अगर 0 से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि मांग में परिवर्तन जो होता है 20% लिए, और जो यहाँ कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, किसके अंतर्गत, यहाँ आपको थ्योरी ही कर रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसमें क्या हो गया कि मांग जो एक तरह से निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया। ये क्या ईडी बराबर क्या निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया, यानी 0 से ऊपर क्या हो गया 20%, नीचे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और मैथमेटिक्स का रूल है, जो किसी भी चीज को अगर 0 से भाग दीजिएगा तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से ईडी कितना आ गया, इसका इन्फिनिटी आ गया, यानी पूर्णतया लोचदार मांग का जो एक तरह से ईडी आया, इलास्टिक डिमांड जो आया, मांग लोच जो आया वो क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लिए, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप लोग। पहला नंबर पूर्णतया लोचदार मांग। अब चलते हैं आगे दूसरा की ओर। ये कह रहा है आपको कि अधिक लोचदार मांग, इसको हम समझते हैं अधिक लोचदार मांग क्या होता है। देखिए अधिक लोचदार मांग जो होता है, अधिक लोचदार मांग क्या होता है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में अनुपात से अधिक हो तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 15% कमी या वृद्धि होने पर मांग में 20% अधिक मतलब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। देखिए यहाँ जो है, यहाँ आपको ये कह रहा है कि किसी वस्तु का कीमत में अगर ना 15% ही क्या होता है, वृद्धि होता है या फिर उसमें परिवर्तन होता है, जो मांग में क्या हो जाता है कि 20% मतलब इससे 20% से भी क्या हो जाता है, अधिक मतलब उसमें कमी आ जाती है। यानी एक तरह से वस्तु की कीमत में अगर एक तरह से बढ़ोतरी हुई, जैसे कि वस्तु की कीमत में अगर 15% ही बढ़ा दिया, तो अगर उसका दाम बढ़ गया, तो दाम जो बढ़ गया ना, उसका तो मांग जो है ना उसका 20% घट जाता है, यानी बहुत ही घट जाता है, उसका मांग क्या हो जाता है, डिमांड घट जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मतलब मांग कहेंगे। जैसे कि यहाँ ग्राफ के जरिए आपको दर्शाया जा रहा है कि ग्राफ के जरिए समझिए। पहले देखिए यहाँ जो है, यहाँ ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु जो है मूल मांग है, यानी ओपी, ये देखिए ओपी कहाँ से कहाँ है, यहाँ तक ये मेन पॉइंट है, ये आपका मूल मांग है। ठीक है, ओपी की मूल मांग है, और ओ क्यू जो है वस्तु की, ये जो ओपी है वस्तु का मूल कीमत है। ठीक है, ओपी चित्र में ये जो दिखाया जा रहा है आपको, ओपी वस्तु का एक तरह से मूल कीमत है, और ओ क्यू जो है वो मूल मांग है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ ओपी पर यानी पी कीमत पर वस्तु की मांग जो है क्यू है। ठीक है, लेकिन एक तरह से इसका जो प्राइस है, यानी पी जो एक तरह से पी से बन गया है P1, यानी इसका प्राइस जो है, कीमत जो है बढ़ गया है वस्तु का। ठीक है, ये लाइन क्या दिखा रहा है, वस्तु की कीमत दिखा रहा है, और ये लाइन जो है OX क्या दिखा रहा है, वस्तु की मांग दिखा रहा है। लेकिन यहाँ मूल मांग क्या है, पी कीमत पर वस्तु की मांग कितना है, क्यू है। ये आपका मेन लाइन है, डॉट के रूप में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका मेन लाइन है। लेकिन यहाँ देखिए P1 से आपका प्राइस बढ़ा दिया है, कीमत बढ़ा दिया है P1। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्यू से घट के यहाँ Q1 हो गया, यानी इसकी वस्तु का जो मांग हो गया वो घट गया। ठीक है, यानी पहले मांग क्या था, पी कीमत पर क्यू था, लेकिन जैसे यहाँ P1 किया, इसका दाम बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दिया, तो इसका मतलब एक तरह से मांग क्या हो गया, क्यू से Q1 हो गया। लेकिन क्या किया कि पी फिर क्या किया, उसको बढ़ा करके देख लिया, तो मांग में क्या हो गया, एक तरह से घट गया। लेकिन क्या किया, फिर दोबारा क्या किया कि कीमत पी जो है उसको घटा करके P2 कर दिया, यानी कीमत अब क्या किया, वस्तु का कीमत जो है, दाम जो है वह पी से घटा करके P2 कर दिया। लेकिन अब देखिए ये P2 जैसे किया तो इसका मांग में क्या हो गया, एक तरह से बढ़ोतरी हो गया, Q से Q2 हो गया। ठीक है, जैसे कि P1 ये वाला ग्राफ देखा ना, P2 पर P2 Q2 को मतलब शूट करता है। ठीक है, यानी जैसे इसका कीमत जो घट के P2 हुआ है, तो उसका बढ़ोतरी भी होकर के कितना हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, यही कह रहा है आपको अधिक लोचदार मांग में। यानी अधिक लोचदार मांग में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में 15% पर एक तरह से वृद्धि होती है, यानी जैसे मतलब उसमें वृद्धि होती है तो एक तरह से
वस्तु की कीमत जैसे जैसे वृद्धि होती है उसका मतलब कीमत जो मांग जो है घट जाता है, जैसे उसका कीमत में मतलब घटोती होती है, जैसे कि उसका कीमत घटता है तो उसका मांग जो है बढ़ जाता है। यही कहता है आपको अधिक लोचदार मांग। ग्राफ के जरिए आप समझ लिए। अब आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यानी ईडी जो होता है, इलास्टिक डिमांड जो होता है अधिक लोचदार मांग का, वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 1 से ज्यादा होता है। अब इसको समझिए, देखिए इसका आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अगर आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूछेगी कि अधिक लोचदार के बारे में पूरा व्याख्या करके लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग फॉर्मूला को समझिए, फॉर्मूला को एक तरह से अच्छा से समझिए। इसका ईडी जो आया ग्रेटर देन 1 कैसे आया, देखिए ईडी जो आया वो ग्रेटर देन कैसे आया, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान चलिए ये जो है आपका, ये कितना है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में कितना % परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने आपको ईडी का निकालने का फॉर्मूला बताया था कि मांग में परिवर्तन यानी डेल डी यानी चेंज इन डिमांड, उसके बाद क्या बताते थे, इसको बटे कर देना है, भागा दे देना है कीमत में परिवर्तन यानी डेल पी यानी चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला बताया थे। लेकिन आपको मांग में परिवर्तन यह कितना हो रहा है, वस्तु की मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है कि 20% हो रहा है। ठीक है, कितना 20% कर दिए, ये आपको परसेंटेज में लेना है। 20% कर दिए, उसके बाद भागा दे दिए कितना से, वो एक तरह से कीमत में परिवर्तन यहाँ कितना हो रहा है 15%, कितना 15% का हो रहा है। ठीक है भैया, 65% कर गया। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा 5 या 15, उसके बाद 5 चौक 20, 4/3 आता है। ठीक है, ये 4/3 आता है, तो कितना हो गया 1.4/3 करेंगे, 4/3 करेंगे तो 1 समथिंग आएगा ना। ठीक है, 3 या 9, ठीक है 1.3 आता है। अगर 4/3 करेंगे, इसको भाग देंगे, ईडी बराबर, इसका ईडी निकला कितना 4/3 निकला, तो इसको भाग देंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना। तो वही है ना, 1 से ईडी जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, वही शो कर रहा है। सूत्र में आपको यही बता रहा है कि अत्यधिक लोचदार की जो मांग होती है, वो मांग जो होता है, इसका जो रेंज जो होता है, ईडी जो होता है, इलास्टिक डिमांड जो होता है, वो कितना होता है ग्रेटर देन 1 होता है। यही बात आपको करा है सेकंड चैप्टर में। ग्राफ के जरिए आप समझ लिए क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो करा कि जैसे कि एक तरह से सेकंड आप पढ़ लिए, अधिक लोचदार मांग क्या होता है। देखिए ग्राफ के जरिए आपको समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे समझा रहे हैं, एक चीज को समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। अगर इसको समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में अगर एक तरह से अरेंजमेंट सही नहीं हुआ, तो फिर आपको एक तरह से समझ में नहीं आएगी। आगे बोर्ड एग्जाम में, फिर कोई भी एग्जाम में हो, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते तीसरा की ओर। ये आपका कह रहा है कि इकाई के समान लोचदार मांग, यानी इकाई के समान लोचदार मांग जो है, जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे इकाई के समान लोचदार मांग। सिंपल सी भाषा है, जितना परसेंट मतलब जितना परिवर्तन उसका मांग में, जितना परिवर्तन उसका कीमत में होगा, उतना ही परिवर्तन क्या होगा उसका मांग में परिवर्तन होगा। यानी जितना कीमत बढ़ेगा, अगर एक तरह से मान चलिए ये आपको दिखा रहा है कि यह ग्राफ के जरिए ही समझ लीजिए कि यहाँ ओ एक्स क्या दिख रहा है, ओ एक्स जो दिखा रहा है वो वस्तु की मांग की मात्रा को दिखा रहा है ना। ये ओ एक्स जो लाइन है ये वस्तु की मांग को दिखा रहा है, और ओ वाई जो है वो वस्तु की कीमत को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि चित्र में ओपी कीमत पर, ये देखिए ये आपका कीमत है, ओपी कीमत पर ओ क्यू वस्तु की मूल मांग है, यानी ओ क्यू, ये ओपी कीमत पर ओ क्यू जो है, ये ओ क्यू वस्तु की मूल मांग है। और यहाँ जो हुआ है, अब यदि कीमत बढ़कर OP1 हो गया, कीमत बढ़कर यहाँ से OP1 हो गया है, तो ये जो है कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ1 हो जाता है। ये जो होता है OQ1 हो गया। ठीक है, यानी एक तरह से कीमत बढ़ा, यानी जैसे कीमत बढ़ा उतना, जिस रेंज में कीमत बढ़ा उसी रेंज में इसका मांग जो है घट गया। ठीक है, अब जो है OP जो मूल कीमत है इसका, जैसे इसका कीमत घटा या P1 कर दिया, तो इसी तरह से इसी यूनिट में इसका डिमांड जो है OQ हो गया। इस तरह से एक रेंज में, जैसे कि आपको सिंपल सा भाषा में समझिए कि जैसे कि वस्तु की कीमत में 25% अगर कमी होती है, एक तरह से वृद्धि होती है, कमी होती है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसकी मांग में भी 25% ही क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, परिवर्तन होगा। तो इसी को क्या कहेंगे इकाई के समान लोचदार मांग, यानी इकाई के समान मतलब क्या होता है इक्वलिटी। ठीक है, अब ग्राफ के जरिए समझ लिए। अब इसका ईडी बराबर 1 कैसे आया, देखिए ईडी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ईडी बराबर डेल डी यानी चेंज इन डिमांड, यानी एक तरह से मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इसको प्रतिशत में लेना है, डेल पी बटा डेल, इस डेल पी ले लिया, डेल डी बटा डेल पी। देखिए बुक में जो दिया है एक तरह से वहाँ क्यू पी का एक डेल डी की जगह क्यू लिया है, पी लिया है। ठीक है, लेकिन हम अपने भाषा में समझाएंगे, हम जो समझे हैं जैसे पढ़े हैं वही अपने भाषा में समझाएंगे। किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर इसलिए एक तरह से किताबी भाषा आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, अपना समझ जाइए, अपना भाषा से लिखिए। आपको बोर्ड एग्जाम में ही बोले जाते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो मान लीजिए अपना शब्द में उत्तर देना है, इसलिए अपने ही लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, हम यहाँ जो डिमांड है यानी चेंज, डेल जो है मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, डेल जो है चेंज को दर्शाता है, यानी डेल डी यानी एक तरह से मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद डेल पी प्रतिशत में ले लिया, यानी
यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ले ले। ईडी निकालने का फॉर्मूला आप तो जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इकाई के समान लोचदार में जो परिवर्तन, एक इकाई के समान लोचदार की जो मांग है तो वो उसमें क्या होता है कि बराबर में होता है। जितना प्रतिशत मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही प्रतिशत वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या गया 25 वृद्धि, यह क्या होता है वस्तु की कीमत में 25% एक तरह से चेंजिंग आता है और इसका मांग में भी 25% चेंजिंग आता है। तो 25% बटे 25% कर देंगे, 25% बटे 25% कर देंगे, कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो वही है ना, ईडी बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया। तो वही बात तो आपको यहाँ कह रहा है सूत्र कि ईडी बराबर 1 होगा। किसका होगा? इकाई के समान लोचदार जो मांग है यानी उसका जो ईडी निकलेगा यानी इलास्टिक डिमांड निकलेगा, उसका क्या निकलेगा 1 निकलेगा। समझ लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं चौथा की ओर। ये आपको कह रहा है कि बेलोच अथवा कम लोचदार मांग, बेलोच अथवा कम लोचदार मांग। आप समझिए, देखिए बेलोच अथवा कम लोचदार मांग जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस यानी आनुपातिक परिवर्तन यानी एक तरह से मांग में जो परिवर्तन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर कीमत में हल्का सा भी कमी की है तो उसका हल्का सा कीमत घटाए तो उसका मांग में ना बहुत एकदम एक तरह से बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा उसका मांग हो गया। ठीक है, हल्का सा जहाँ कीमत बढ़ा है तो उसका मांग बहुत ज़्यादा घट गया, इसी को कहेंगे बेलोच अथवा कम लोचदार मांग। देखिए तो उसकी यानी जैसे कि आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उसको बेलोच अथवा कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 25% यानी वृद्धि या कमी, यानी वृद्धि या कमी, इसी को कहते हैं परिवर्तन ना। किसी चीज के कीमत में परिवर्तन या फिर वृद्धि यानी कम, परिवर्तन ही मतलब चेंज क्या होता है, वृद्धि या कमी ही होता है ना। यानी जैसे कि वस्तु की कीमत में 25% हो जाए और उसकी कीमत में 15% हो जाए, कीमत में एक तरह से उसकी मांग में क्या मतलब एक तरह से जो मांग में कितना परसेंट मतलब हो जाए वृद्धि या कमी 15% हो जाए तो उस ये क्या कहेंगे इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ देखिए यह समान दर से नहीं हो रहा, जैसे कि उसका कीमत में 15% चेंज आया तो उसका डायरेक्ट जो है उसका मांग में कितना परसेंट चेंज आ गया, एक तरह से 15% चेंज आ गया। अब आप फॉर्मूला निकलिए, आप ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ जो ओपी है वो मूल मांग है, ओपी और यहाँ जो है आपका यह ओपी यानी ये कि ओ वाई जो दिखा रहा है वस्तु का मूल्य दिखा रहा है, कीमत दिखा रहा है, और ओ एक्स से क्या दिख रहा है वस्तु का मांग दिखा रहा है। ये पी कीमत पर वस्तु का मांग क्या है क्यू है। ठीक है, पी कीमत पर वस्तु का मांग क्यू है, लेकिन जैसे पी से P1 कर दिया है इसका मान यानी वस्तु का कीमत मूल्य बढ़ा दिया है तो इसका डिमांड क्या हो गया, इसका डिमांड घट के Q1 हो गया। जैसे इसका वस्तु का प्राइस यानी पी घटा दिया, पी घटा के P2 कर दिया तो इसका मांग बढ़ गया है Q2 हो गया। वही बात आपको करा है, लेकिन इसमें जो होता है अंतर बहुत होता है, यानी हल्का सा दाम अगर बढ़ाएगा कोई चीज का तो उसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा घट जाता है, अगर हल्का सा दाम अगर घटाया तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या किसमें, बेलोच अथवा कम लोचदार मांग में। अब ईडी बराबर ईडी लेस देन 1 कैसे आया, ईडी लेस देन 1 यानी कम, 1 से कम कैसे आया। आप देखिए फॉर्मूला के जरिए समझिए, यानी ईडी निकालने का फॉर्मूला आप तो बैठा है जानते हैं, डेल डी यानी चेंज इन डिमांड, डेल डी परसेंट यानी चेंज इन डिमांड यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद डेल पी यानी एक तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ कितना है, यहाँ देखिए कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 15%। यहाँ एग्जाम्पल का ही ले रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल में जो है वही ले रहा हूँ। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 15% और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 25%। ठीक है, 25% और 15%, इसको अगर काटेंगे आप, इसको अगर हल करेंगे तो आपका आएगा 3/5। ठीक है, 3/5 आया, 5 दिया 15, 5 25, तो 3/5 आया तो कितना आया 0.6 है। अगर 3/5 को अगर भाग देंगे तो आपका निकलेगा 0.6, तो 0.6 तो 1 से कम है। रिजल्ट क्या है 1 से कम है, 1 बड़ा है कि 0.6 से बड़ा है, तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं, बच्चा भी बोल सकता है कि 1 बड़ा है या फिर 0.6 से बड़ा है। तो यहाँ क्या होगा कि ईडी क्या निकल गया 0.6 से निकल गया आपको, तो ये 1 से छोटा है। तो यही तो कह रहा है कि ईडी लेस देन 1 यानी एक से कम होगा। ईडी जो होगा इलास्टिक डिमांड जो होगा बेलोच अथवा कम लोचदार, ये देखिए कम, यहाँ ये तरह से नाम ही इसका कम, यानी कम लोचदार मांग। ठीक है, इसका ईडी क्या निकल गया लेस देन 1 यानी 1 से कम निकल गया, 0.6 जो होगा 1 से कम है। ठीक है, चौथा समझ लिए, ग्राफ के जरिए समझ लिए और इसका फॉर्मूला भी समझ लिया। आगे बढ़ते पांचवा की ओर। ये आपको कह रहा है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। जैसे कि कोई दवाई होगा, जैसे कि मेडिकल जो एक तरह से मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल एरिया है, उसमें अगर कोई चीज़ का कोई इंजेक्शन का अगर दाम बढ़ा दिया तो वो पब्लिक को तो लेना ही पड़ेगा ना। दाम बढ़े या घटे उससे कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आदमी बीमार हो तो उसको ही लेना ही पड़ेगा। तो वही सब चीज़ में आता है पूर्णतया बेलोचदार मांग, उसी वही सब चीज़ जो आता है इसी कैटेगरी में आता है, उसका वो सब चीज़ का मांग जो आता है इसी कैटेगरी में आता है। यानी जो दवाई का मांग हो गया एक तरह से पब्लिक का तरफ से, जो एक तरह से उपभोक्ता
उपभोक्ता कंज्यूमर का तरफ से वो मांग किस श्रेणी में आता है, पूर्णतया बेरोजगार मांग में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ उसको PDF में, लेकिन वो एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन एक तरह से नहीं होता, यानी उसका मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मान चलिए कोई चीज़ है, उसका दाम खूब बढ़ा दिया, फिर भी उसका मांग में कोई परिवर्तन नहीं, जितना पब्लिक के द्वारा डिमांड हो रहा है वही डिमांड मांगा जा रहा है, वही मतलब 10 ही अगर वही डिमांड हो पब्लिक का तरफ से, उसका दाम खूब घटा दिया, फिर भी उसका जो डिमांड है वही बराबर है, ठीक है। उसी को कहेंगे पूर्णतया बेरोजगार मांग, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ के जरिए समझिए, जैसे कि चित्र में वस्तु की कीमत में व्यापक परिवर्तन होने के बावजूद, देखिए अर्थात OP से बढ़कर OP1 हो गया, ये आपका मूल है, ठीक है। OP से बढ़कर जो है, OP से बढ़कर कितना हो गया, OP1 हो गया, ठीक है। ये जो डिमांड है, OQ जो है आपका वस्तु की मांग को दर्शाता है, OQ जो है वो क्या दर्शाता है, वस्तु की मांग को दर्शाता है। देखिए, OP आपका मूल कीमत है, ये OP कीमत पर वस्तु का मांग कितना है, B है, कितना है, सॉरी Q है। OP कीमत पर वस्तु का मांग कितना है, Q है, ठीक है। लेकिन OP कीमत पर वस्तु का मांग आपका क्या है, Q है, यानी एक तरह से इसका दाम आप बढ़ा दिया, OP यानी P से कर दिया P1, जिसका दाम बढ़ा दिया P से कर दिया P1, फिर भी ये ग्राफ नीचे ही Q के ही पास आता है। मतलब समझ लिया, इसका जो मांग की जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका दाम बढ़ा करके P1 कर दिया, ज़्यादा दाम बढ़ा दिया, तो आपका जो कीमत है एक तरह से OP1 जो है एक तरह से ये जो रेंज है Q में ही आया, मतलब इसका मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो मांग मांगा जा रहा था पब्लिक की तरफ से वही डिमांड है इसका, ठीक है। लेकिन P से कर दिया क्या, P से P2 कर दिया, इसका दाम घटा दिया, फिर भी वही डिमांड है, Q ही है। Q का रेंज आगे बढ़ा ही नहीं है, Q का रेंज आगे बढ़ा ही नहीं है, वही चीज करा के पूर्णतया बेरोजगार मांग। अब ED बराबर 0 कैसे आया इसमें, अब देखिए ED बराबर 0 कैसे आया, आप तो जानते हैं ED निकालने का फॉर्मूला, यानी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, डेल डी परसेंट, यानी चेंज इन डिमांड, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद डेल P परसेंट। ये आप शॉर्ट फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सा बुक में कैसे कैसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखे है, लेकिन जो शॉर्ट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ED बराबर डेल D परसेंट बटे डेल P, यानी डिमांड में प्रतिशत, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसके बाद कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब समझिए इसमें क्या होता है, बेरोजगार यानी बेरोजगार पूर्णतया मांग में, देखिए आपका एक तरह से इसमें होता है कि जो इसमें कीमत जो है, यानी वस्तु की मात्रा जो है वो नहीं बढ़ रहा है, वस्तु की जो डिमांड है वो नहीं बढ़ रहा, तो डेल P क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। डेल P यानी डिमांड जो है वो कितना होगा, इसमें तो बढ़ ही नहीं रहा, तो इसमें परसेंटेज कितना आएगा, 0 आएगा ना। जो कोई परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो उसका 0 ही आएगा ना, ED बराबर 0% ही आएगा ना। उसमें तो मांग में तो ED बराबर क्या पढ़े थे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ तो कोई मांग में प्रतिशत यानी चेंज हो ही नहीं रहा, परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो क्या लीजिएगा आप, 0 ही लीजिएगा ना। उसके बाद क्या है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अब कीमत बढ़ा रहा घटा रहा, लेकिन कीमत में तो एक तरह से परिवर्तन हो रहा। मान चलिए 20% इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। 20% इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर यहाँ देखिए 20% 0 बटे क्या आया, ED बराबर हम क्या लिए 0%, यानी मांग में कोई परिवर्तन है 0, उसके बाद 20% क्या लिए, मान चलिए 20% परिवर्तन हो रहा है मांग में, ठीक है। ये प्रतिशत कट गया, ये बचा कितना, 0/20। और मैथ का रूल होता है, अगर किसी भी चीज को, मैथ्स का रूल है, गणित का रूल है, अगर आप किसी भी चीज को 0 से भागा देंगे, 0 यानी किसी भी समथिंग से, मतलब यानी किसी भी कंडीशन में, देखिए मैथ का रूल है आपका कि किसी भी कंडीशन में अगर आप एक तरह से किसी भी कंडीशन में, किसी मतलब कंडीशन में 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, यानी 0/समथिंग करेंगे तो आपका 0 ही आता है। यानी किसी भी चीज को, किसी भी एक तरह से चीज अगर इसके नीचे रख देंगे, लाख देंगे, करोड़ रख देंगे, हजार रख देंगे, अरब रख देंगे, नहीं 0 को किसी भी संख्या से आप एक तरह से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो वो आपका रिजल्ट जो आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा, यानी ED बराबर क्या हो गया कि 0/20% बटे 20%, तो आपका क्या गया 0/20। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 20 यानी 0 को 20 से भागा देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भाग होता नहीं है, ये आएगा आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब तो बचपन में ही पढ़े होंगे ना, 0/समथिंग बराबर 0 ही होता है। लेकिन हाँ एक तो बात याद रखने का जरूरत है, हम 1 नंबर में क्या पढ़े थे, 1/समथिंग, यानी समथिंग/0 पढ़े तो वो इन्फिनिटी आया था, लेकिन 0/समथिंग बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, अगर आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो आपको तो याद होना ही जरूरी है, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी और 0/1 एक तरह से 0 ही आता है, यानी 1 की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या को रख सकते हैं। तो इसका ED कैसे आया 0, ने इलास्टिक डिमांड 0 कैसे आया, इसका जो एक तरह से मांग में जो परिवर्तन है उसमें कोई मतलब 0 परिवर्तन है, और उसका कीमत में परिवर्तन होता है 20%, मान चलिए 20% उसका परिवर्तन होता है, लेकिन उस ऊपर में 0 रहने के कारण उसका क्या होता है कि मांग में 0% परिवर्तन के रहने के कारण उसका जो ED है इलास्टिक डिमांड जो है 0 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग 5 प्रकार के समझ लिए होंगे। टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो समय एक तरह से लगेगा समझने में, एक तरह से जो जब तक
मैं एक बात को 2 बार या 3 बार रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, हमको ये लगता है कि एक बार मैं रिपीट करने से शायद आपका ध्यान एक तरह से स्ट्राइक नहीं हुआ, फिर भी मैं वो बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। एक बार में नहीं समझ में आए एक ही बात को मैं एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करता हूँ उसमें, ठीक है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से ध्यान से मतलब एक तरह से नोट बनाने का कोशिश कीजिए। 5 प्रकार कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि मांग की मूल्य सापेक्ष को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं इसको, यानी मूल्य सापेक्ष को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। माप की विधियों का वर्णन कीजिए, यानी लोच को एक तरह से मापने का जो विधि है, मेथड है, तो उसको जो मापने का मेथड है ना, 3 मेथड आता है। पहला मेथड आता है आपका, जैसे कि पहला मेथड आता है आपका, मैंने अभी जो इलास्टिक डिमांड, वही इलास्टिक डिमांड, यही इसी को मापने का विधि यानी मेथड। हमको इलास्टिक डिमांड जो एक फॉर्मूला अप्लाई किए, डेल डी परसेंट डेल पी परसेंट, यानी चेंज इन डिमांड, चेंज इन यानी डिमांड, यानी मांग में परिवर्तन प्रतिशत, उसके बाद कीमत में परिवर्तन प्रतिशत को मैंने यहाँ एक तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। लेकिन यही ईडी को निकालने के लिए 3 फॉर्मूला बनाए गए हैं। अब 3 फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला है आपका ईडी की कुल व्यय रीति। अब इस विधि के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन से पहले और मूल्य परिवर्तन के बाद में कुल व्यय के परिवर्तनों की तुलना करके संबंधित वस्तु की मूल्य सापेक्षता का अनुमान लगाया जाता है। इसे कुल व्यय रीति कहते हैं, ठीक है। यानी ईडी निकालने का एक कौन सा फॉर्मूला है? मार्शल की कुल व्यय रीति कहते हैं। ये फॉर्मूला है आपका, कुल व्यय बराबर कीमत गुना मांग की परिवर्तन। अब ये 3 प्रकार की होती है। ये जो होता है मार्शल की कुल व्यय रीति जो होता है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका मांग की मूल्य इकाई के बराबर, उसके बाद मांग की मूल्य इकाई से अधिक, उसके बाद मांग की मूल्य इकाई से कम, ठीक है। ईडी बराबर यानी इलास्टिक डिमांड बराबर 1, इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। ये 3 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग एक तरह से नोट बनाइए। पता नहीं कौन से कहाँ से ऑब्जेक्टिव ग्रुप के ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, कहां से कौन सा लाइन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देंगे। इसलिए आप लोग हर एक लाइन को नोट बाय नोट बनाते हुए चलिए, उसको समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आपको पूछ दीजिएगा मार्शल की जो कुल व्यय रीति है उसका कितना प्रकार होता है, पूछ देगा 4 प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, या फिर एक भी प्रकार नहीं, तो आपको आंसर क्या देना है? 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार आप यहाँ समझ लिए। मांग में मूल्य एक तरह से बराबर, ईडी बराबर होता है, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1। इसी तरह भी आप याद रख सकते हैं। यानी पहला जो मेथड हुआ, यानी ईडी निकालने का पहला मेथड हम पढ़े मार्शल की कुल व्यय रीति, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। अब दूसरा जो मेथड है आपका, दूसरा मेथड की ओर चलते हैं। फ्लक्स की प्रतिशत रीति, यानी फ्लक्स की प्रतिशत रीति, यानी फ्लक्स से आप जो एक तरह से रीति दिए थे ये निकालने के लिए, ईडी निकालने के लिए, यानी मांग की मूल्य सापेक्ष यानी लोच निकालने के लिए, ईडी यानी इलास्टिक डिमांड निकालने के लिए, इस रीति के अंतर्गत मांग में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से की जाती है। यानी ईडी जो निकाले मैंने वही फॉर्मूला, यानी फ्लक्स की प्रतिशत रीति कहते हैं इसको। यानी जो उस शुरू से जब मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला डेल डी बटे डेल पी, यानी डेल डी परसेंट बटे डेल पी परसेंट, यानी डेल डी परसेंट यानी मांग में परिवर्तन प्रतिशत, यानी डिमांड में चेंज इन डिमांड परसेंटेज, उसके बाद चेंज इन प्राइस परसेंटेज। ये यही जो फॉर्मूला है इसी को कहते हैं फ्लक्स की प्रतिशत नीति। वही बात तो आपको करा है, ईडी बराबर मांग में परिवर्तन, ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। यहाँ क्यू पी क्या क्या लिया है इसको समझना नहीं है, जरा समझ में, एक तरह से सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया। डेल डी बटे डेल पी परसेंट, इस सिंपल भाषा में जो समझा रहा हूँ उसी को समझिए, उसी को आप अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। ये तीसरा प्रकार है आपका बिंदु रीति। ये भी क्या है, यानी ईडी निकालने का एक फॉर्मूला है, ईडी निकालने का एक रीति है। इस रीति से मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की जा सकती है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो, उस बिंदु से नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच निकाली जाती है। ये एक तरह से इस, यानी ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से एक तरह से बटे करके उसका अनुपात निकाल करके ईडी निकाला जाता है। यानी स्पर्श रेखा से नीचे का भाग बटे स्पर्श रेखा से ऊपर का भाग, किस रीति में? बिंदु रीति में। इस तरह से कितना रीति हो गया? 3 रीति हो गया। फ्लक्स रीति, फ्लक्स की प्रतिशत रीति बेस्ट रीति है, और दूसरा पहला रीति है आपका मार्शल की कुल व्यय रीति। ये क्या पढ़े? तीनों के तीन क्या है, मतलब ईडी निकालने का एक तरह से फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, 3 एक तरह से 3 फॉर्मूला हम पढ़े, और पहला फॉर्मूला के अंतर्गत 3 चीज आते हैं। मांग की मूल्य इकाई के बराबर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। अब ये कह रहा आपको कि सापेक्ष मूल्य, यानी मूल्य सापेक्ष लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी मांग की मूल्य सापेक्षता को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। यानी एक तरह से लोच जो है, ईडी जो है, ईडी पर फर्क, यानी एक तरह से ईडी जो निकाले इलास्टिक डिमांड, ये जो निकाले इस पर एक तरह से
एक तरह से प्रभाव जो डालता है, इस पर कौन से फैक्टर इस पर प्रभाव डालता है, कौन कौन से कारक, उसी कारक को विवेचना करने के लिए बोल रहा है, उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। पहला कारक आपका वस्तु की प्रकृति, दूसरा है आपका वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, और तीसरा है आपका स्थानापन्न वस्तुएं, चौथा वस्तुओं की संयुक्त मांग, और पांचवा है आपका उपभोक्ता की आदत, और छठा आपका उपभोक्ता के रहन सहन की आदत, एक तरह, ठीक है। और लास्ट है आपका उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, समाज में धन का वितरण। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक तरह से मतलब ये कारक है जो किसी भी मतलब एक तरह से वस्तु की मांग को, लोच को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, लोच को प्रभावित करने वाले कारक वस्तु की प्रकृति है, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, सामान्य, जैसे प्रकृति आगे सामान्य अनिवार्य, जैसे कि नमक, दाल, चावल आदि वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है, और आरामदायक या विलासिता की वस्तुओं जैसे कि बिजली, स्कूटर, टीवी की मांग अधिक मूल्य सापेक्ष होती है। ये हो गया वस्तु की प्रकृति। और वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, जैसे जिन वस्तुओं की वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं उनकी मांग अधिक मूल्य सापेक्ष होती है, जैसे बिजली तथा मूल्य दूध की मांग, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो कारक है ये एक तरह से लोच को फैक्ट यानी प्रभावित करने वाले कारक है स्थानापन्न वस्तुएं। यदि किसी वस्तु के अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न हो, यानी अलग अनेक वर्जन हो, यानी मोबाइल में आपका वर्जन है, यानी कोई भी ऐप से इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही ऐप से मतलब जो काम करते हैं वो काम दूसरे ऐप से में भी आप कर सकते हैं। यही आपका क्या स्थानापन्न वस्तुएं, यानी एक ही वस्तु का दूसरा रूप, दूसरा मॉडल, उनकी मांग अधिक मूल्य सापेक्ष होगी, क्योंकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी स्थानापन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाने लगेगा। इसके विपरीत जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसकी मांग निरपेक्ष होगी। वस्तुओं की संयुक्त मांग, ये भी क्या है, प्रभावित है करने वाले कारक है। किसको प्रभावित करने वाले कारक है, ईडी को, यानी इलास्टिक डिमांड को, यानी मांग की लोच को। संयुक्त रूप में मांग की जाने वाली वस्तुओं जैसे कि कार, पेट्रोल, पेन, स्याही में एक वस्तु की मूल्य सापेक्षता दूसरे वस्तु की मूल्य सापेक्षता पर निर्भर करती है, एक तरह से डिपेंड करता है। जैसे यदि पेन की मांग मूल्य निरपेक्ष तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी, मूल्य निरपेक्ष होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता की आदत, यानी जो एक तरह से एडिक्शन होता है, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के प्रयोग का या आदि हो, यानी उसको आदत लग जाए, तो ऐसी वस्तु की मांग मूल्य निरपेक्ष होगी, जैसे सिगरेट, शराब पीना, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कमी नहीं होगा। किसको अगर आदत लगे शराब पीने का और सिगरेट पीने का, उसके पास पैसा हो भी ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से वो खरीदेगा ही, जिसके कारण उनकी मांग में कोई कमी नहीं आएगी। इसको कहते हैं उपभोक्ता की आदत। ये आदत बहुत खराब होती है, इसमें से अगर किसी आदत आपको है तो ये आदत छोड़ दीजिए। और लास्ट ये जो है आपका कि उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर, जिस समाज में लोगों का जीवन स्तर जितना ऊंचा होगा, वस्तुओं की मांग उतनी ही कम मूल्य सापेक्ष होगी, क्योंकि धनी व्यक्तियों की मांग पर कीमत परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ऊंचे कीमत की वस्तुओं को भी खरीदने में समर्थ होते हैं। यानी जिस वस्तु के पास, यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस कंज्यूमर के पास, जिस उपभोक्ता के पास अगर ज़्यादा मतलब पैसा है तो उसको मतलब किसी भी वस्तु का दाम घटे या बढ़े उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अगर घटेगा या बढ़ेगा, उसको जरूरत पड़ेगी तो वह खरीदेगा। क्यों? क्योंकि पास पैसा उसके पास स्टोर है। और उपभोक्ता की जो आदत है, यह आदत आपका सिगरेट पीने का आदत हो गया या शराब पीने का आदत हो गया, इसके कारण भी मांग की लोच में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके पास एक तरह से जिसको अगर आदत है सिगरेट पीने का या फिर शराब पीने का, तो उसके पास जेब में पैसा हो या ना हो वो खरीदेगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको करा कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, ये भी एक फैक्टर है, यानी मांग की लोच को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। धनी लोगों की विलासिता वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि इन्हीं वस्तुओं के लिए मध्यम व निधन वर्ग की मांग अत्यधिक मूल्य सापेक्ष होगी, ठीक है। उपभोक्ता की स्थिति होगी आर्थिक स्थिति, यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का अगर आर्थिक स्थिति सही है, अगर वो गरीब नहीं है तो वो एक तरह से अपने सामान को खरीद सकता है, उसका मांग बढ़ सकता है। इस तरह से मांग को यानी जो मांग की लोच है उसमें भी एक तरह से प्रभाव आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है। समाज में धन का वितरण, समाज में धन का वितरण सामान्य, जिस समाज में धन का असमान वितरण होने पर मूल्य निरपेक्ष यानी मूल्य निरपेक्ष होती है, और धन के समान वितरण होने पर मूल्य सापेक्ष होती है। मान चलिए कोई खूब अमीर है, कोई खूब गरीब है, कोई इतना अमीर है कि वो हर एक सामान को खरीद रहा है और वो एक तरह से मतलब लिमिटेशन में सामान को खरीद रहा है, जिसके कारण यानी मांग की लोच में एक तरह से परिवर्तन आ रहा है, उसमें एक तरह से इफेक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है। अगर किसी के पास पैसा है ही नहीं, गरीब के पास पैसा है ही नहीं, तो वो सामान को खरीद ही नहीं पाएगा, जिसके कारण मतलब कोई जो होगा एक तरह से मांग की जो लोच होगी, ईडी यानी इलास्टिक डिमांड जो होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई एक तरह से उसमें कोई दिशा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या थे? 8 फैक्टर थे, 8 प्रभाव थे, यानी 8 कारक थे जो किसी भी मतलब मूल्य सापेक्ष को लोच को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यह आपको नोट बनाते हुए जाना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे, और 5 नंबर कम नहीं होता, ये किसी भी आपको डिवीजन को डिसाइड कर सकता है।
एक नंबर तो आपका डिवीजन को डिसाइड करता है। अगर दूसरा एक तरह से एक नंबर कम आ गया तो आपका डिवीजन छूट जाएगा, तो आपको कितना दर्द होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। या पढ़िए कि लोच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको है कि उदासीनता, यानी उदासीनता वक्र क्या होता है। अब समझा सबसे पहला समझिए कि उदासीनता वक्र क्या होता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उदासीनता वक्र। यानी यह एक ऐसा वक्र होता है, ऐसा रेखा होता है जो दो वस्तुओं की संयोजन को दर्शाता है, यानी मिलन को दर्शाता है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि और उपयोगिता देते हैं। उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर कौन है, हम लोग जैसे हो गए। यानी दो वस्तु का ऐसा संयोजन जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को समान संतुष्टि देता है। संतुष्टि किसको कहते हैं, यानी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद जो अनुभव होता है, जो एहसास होता है, उसको क्या कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं। यानी उपभोक्ता को समान संतुष्टि और उपयोगिता देते हैं, जिससे उपभोक्ता उदासीन हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, एकदम खा पी के एकदम पूरा आराम करने लगता है, न बेचैन होता है, न एक तरह से कुछ मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होता। उदासीन किसको कहते हैं, जब कोई एक तरह से कोई परमाणु, जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि किसी परमाणु में अगर प्लस चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है ना, वो एक तरह से खींचेगा। यानी अगर ये जो चार्ज है ना, प्लस प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस के बीच जाएगा तो प्लस के पास जाएगा तो एक दूसरे को ढकेलेगा। अगर ये माइनस है तो माइनस के बीच जाएगा तो एक इसके ढकेलेगा। अगर ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, अगर ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, एक तरह से शांत हो जाएगा। यानी उपभोक्ता समान संतुष्टि और उपयोगिता देते हैं, जिससे क्या होता है कि उपभोक्ता उदासीन हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी एक साइंस की भाषा में समझे कि उदासीन किसको कहते हैं, न्यूट्रल किसको कहते हैं। लेकिन यह उदासीन का मतलब क्या होगा कि संतुष्टि और उपयोगिता, यानी संतुष्टि पूरा मिलेगा, उपयोगिता पूरा मिलेगा, जिससे क्या होगा कि उपभोक्ता कंज्यूमर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं उदासीन वक्र, यानी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां क्या करा, उदासीन वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों, ये कह रहा है कि उदासीन वक्र ऐसे मतलब उदासीन वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को प्रदर्शित करता है जिन पर संतुष्टि समान होती है। मैंने अभी बताया आपको कि उदासीन वक्र दो वस्तुओं का संयोजन होता है, जो मतलब जिससे मतलब उपभोक्ता जो होता है वो उदासीन हो जाता है, एक तरह से मतलब संतुष्टि हो जाता है, ठीक है। अब इसकी उदासीन वक्र की यानी इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खूबी है। पहला खूबी है कि उदासीन वक्र दाहिनी और नीचे की ओर झुकता हुआ है, ठीक है। उदासीन वक्रों को एक दूसरे समांतर होना चाहिए, यानी उदासीन वक्रों को एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, और ये एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, ठीक है। उदासीन वक्र काटने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक तरह से दोनों को मतलब कभी बीच में मतलब एक तरह से प्रतिच्छेद नहीं करता, ठीक है। उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हुआ होता है, ठीक है। उदासीन वक्र एक दूसरे को काटता नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर से होता हुआ कभी नहीं गुजरेगा। उदासीन वक्र मूल बिंदु के जितना निकट होता है तो छोटे संयोगों को तथा दूर होने पर बड़े बंडलों को प्रकट करता है, ठीक है। ये एक तरह से खासियत हो गया, एक तरह से विशेषता हो गया, प्रॉपर्टी हो गया किसका, उदासीन वक्र का। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि उदासीन वक्र क्या है, तो आपको उसका एक तरह से विशेषता लिख देना है बढ़िया से। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो अगर उसका विशेषता लिख देना है, और ये लिख देना है, एक ही बात लिख देना है डायरेक्ट कर्म में कि उदासीन वक्र दो वस्तुओं का ऐसा संयोजन है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि और उपयोगिता को मिलता है, बात खत्म। उसका मतलब परिभाषा लिख दे, उसका विशेषता को लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं कि उदासीन यानी एक तरह से मानचित्र के द्वारा समझिए उदासीन वक्र। देखिए, जब किसी मतलब उपभोक्ता को प्राप्त संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। ये जो मानचित्र है ये आपका तटस्थ मानचित्र है। ये OY जो है Y वस्तु है, यानी दो वस्तु का प्रकार है ना, दो वस्तु की वस्तु एक तरह से प्रकार है ना। उदासीन वक्र ये पहला वस्तु X वस्तु है, ये Y वस्तु है। X वस्तु है जो एक तरह से ऐसे करके इसका ग्राफ खींच दीजिएगा, IC1 IC2 IC3, ठीक है। उदासीन मानचित्र की महत्वपूर्ण बात है, यानी इसकी जो क्या क्या खासियत है। देखिए, किसी एक तटस्थ वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं उपभोग को समान संतुष्टि प्रदान करता है। दो विभिन्न वक्रों पर मिलने वाली संतुष्टि अलग अलग होगी। जो वक्र मूल बिंदु O से जितना दूर हो जाएगा उससे मिलने वाली संतुष्टि बढ़ जाएगी, यानी जो बिंदु O से जितना दूर होगा उससे इतना संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। यह आपका एक तरह से मानचित्र था, उदासीन वक्र का मानचित्र था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। लोचदार के बारे में पढ़े, लोचदार बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, 8 कारक पढ़े, ठीक है। ये सब कारक पढ़े, और हम लोग पढ़े लोचदार को ग्राफ में पढ़े। पहला लोचदार एक तरह से फॉर्मूला भी पढ़े, यानी लोच निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका मार्शल की कुल व्यय रीति, दूसरा है आपका फ्लक्स की प्रतिशत रीति, यानी डेल एक तरह से ED बराबर इलास्टिक डिमांड बराबर डेल D परसेंटेज, उसके बाद डेल D डेल P परसेंटेज, ठीक है। ये 3 मेथड है, 3 तरीका है क्या निकालने का, ED यानी इलास्टिक
डिमांड यानी मांग की लोच निकालने का और मांग की लोच का जो कारक है उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़े। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पढ़े कि पूर्णतः बेरोजगार मांग क्या होता है और मैं डिराइव करके बताया भी आप लोगों को कि ईडी यानी इलास्टिक डिमांड, इसका जीरो कैसे आया, आपको फॉर्मूला में बैठाना है, उसका मतलब मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन करना है। उसके बाद आपका ईडी ईडी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ईडी बराबर क्या आ जाए, समथिंग आ जाता है। ठीक है, ईडी बराबर जो है इसको काट नहीं सकते हैं, इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं, यह मैथमेटिक्स का रूल है। यानी किसी भी चीज यानी किसी जीरो को किसी भी चीज से लाख अरब खरब जितना से भी जितना मन जाए आपका, जीरो को किसी भी चीज से भाग देंगे तो वो जीरो के ही बराबर आएगा, यानी जीरो बाय समथिंग बराबर जीरो। ये मैथ का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है, उसको आप जीरो नहीं एक तरह से दूसरा संख्या इंडिकेट नहीं कर सकते। यानी जीरो को किसी भी चीज से भाग दीजिएगा वो जीरो आएगा। और इसमें जो आया बेलोच अथवा कम लोचदार मांग में ईडी लेस देन 1 आया, कैसे आया इसको भी मैंने डिराइव करके बताया, 4 प्रकार बताए। इकाई के समान लोचदार यानी मांग में भी जितना परसेंटेज कमी होगा या बढ़ोतरी होगा उतना ही परसेंटेज कीमत में एक तरह से कमी होगा बढ़ोतरी होगा, यानी ईडी बराबर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समान में मतलब 1। ठीक है, अधिक लोचदार मांग यानी ईडी ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 कैसे आया इसको भी मैंने बताया। और पहला क्या बताया, पूर्णतः लोचदार मांग यानी ईडी बराबर इन्फिनिटी यानी इलास्टिक डिमांड बराबर एक तरह से इन्फिनिटी कैसे है इसको भी मैंने बताया। यानी मैथमेटिक्स का रूल है, यानी किसी भी एक तरह से एक मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन में बैठा है, यानी मांग में परिवर्तन किसी भी था यानी, और इसमें जो कीमत में एक तरह से परिवर्तन होता ही नहीं है, यानी इसमें जो एक तरह से कीमत में वस्तु का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण यानी 0% कमी एक तरह से होता है कीमत में परिवर्तन, जिसके कारण किसी भी मैथमेटिक्स का रूल है अगर समथिंग भगा जीरो करेंगे, किसी भी चीज को अगर एक तरह से जीरो से भगा देंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसलिए ईडी क्या आया, इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी आया। ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में पढ़े, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, इकाई के समान लोचदार मांग, बेलोचदार अथवा कम लोचदार मांग, और लास्ट में पढ़े पूर्णतः बेलोचदार मांग। और लोच को एक तरह से लोच निकालने का फॉर्मूला पढ़े, 3 फॉर्मूला पढ़े, और लोच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, और उसके बाद उदासीन वक्र के बारे में पढ़े, उदासीनता वक्र के बारे में। ठीक है, जो पढ़े मैं आप लोग को फिर से रिवाइज कर दिया, फिर से मतलब रिपीट कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोग को एक तरह से नोट बनाने में काफी आसानी हो, याद रखने में भी आसानी हो। ठीक है, ये 3rd वीडियो था, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर आपका कंप्लीट यानी इकोनॉमिक्स का 3rd यानी इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर जिसका नाम क्या था आप उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका VBI शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। नए आए तो प्लीज चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाई का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जमकर एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर एक तरह से शेयर करेंगे तो उसको भी एक तरह से फायदा होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका एक लाइक से वीडियो को अच्छा क्वालिटी मिलता है और ज़्यादा रैंक करता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।